नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर के लाइव सेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन सेशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम क्लास में जो है वो कर रहे हैं। आज एक और करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो सभी साथी जो है वो इस सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और अपने साथियों के साथ आज के इस करंट अफेयर के लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो आज के इस सेशन का आप सभी साथियों को मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर के लाइव सेशन का। पहला क्वेश्चन साथियों, 2023 में ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो साथियों, जिस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, वो फिल्म थी द एलिफेंट विस्पर्स। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में 95वें ऑस्कर पुरस्कार में जो भारतीय फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जिस भारतीय फिल्म ने जीता साथियों, उसकी अगर बात करें तो वो कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर्स जो है वो इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता। इस फिल्म की जो निर्देशक हैं उनकी अगर बात करें तो वो है कार्तिकी गोसाल्विन्स। क्या नाम है? कार्तिकी गोसाल्विन्स। तो कार्तिकी गोसाल्विन्स ने जो है वो इस फिल्म की निर्देशक हैं। द एलिफेंट विस्पर्स हाथी फुसफुसाते हुए ने 95वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा 95वें ऑस्कर पुरस्कार में द ऑल दैट ब्रीथ भी जो है वो नॉमिनेटेड थी, हालांकि इसे जो है वो पुरस्कार नहीं मिल सका था। इसके अलावा जिस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता साथियों, वो फिल्म आरआरआर का जो गाना था नातू नातू, उसे बेस्ट जो है वो नॉन इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में जो है वो नॉमिनेट किया गया था। उसने भी ऑस्कर पुरस्कार जो है का खिताब जो है वो 95वें ऑस्कर पुरस्कार में जीता। तो आज के सेशन के पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, द एलिफेंट विस्पर्स हाथी फुसफुसाते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2023 में विश्व की पहली इंट्रानेजल कोविड-1 वैक्सीन का नाम जो है वो क्या है? इनकोवैक। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक, भारतीय जो कंपनी है साथियों भारत बायोटेक, आपने नाम सुना होगा भारत बायोटेक का। इस भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का जो है वो निर्माण किया। आप सभी ने जो है वो जो वैक्सीन जो है वो सिरिंज वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इंट्रानेजल नाक में जो है वो ड्रॉप जो है के माध्यम से डालने वाली वैक्सीन थी, और ये इस वैक्सीन का नाम था इनकोवैक। इसने इस वैक्सीन को जिस कंपनी ने बनाया वो भारतीय कंपनी भारत बायोटेक है। इस भारत बायोटेक ने जो है वो कोवैक्सीन का निर्माण भी किया था। कोवैक्सीन जो थी, कोविशील्ड जो वैक्सीन थी, उसका निर्माण जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है वो किया था। ज़्यादातर भारतीयों को कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी वो लगी थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे भारत में जिस वैक्सीन से सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया वो कोवैक्सीन थी, जिसका निर्माण स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने किया था। तो इसी भारत बायोटेक ने इनकोवैक नाम से 2023 में दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जो है उसे लॉन्च किया था साथियों। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इनकोवैक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों का चयन जो है वो किया गया था? 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था साथियों? 6 लोगों को जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री। कुल 106 लोगों को जो है वो साल 2023 में पद्म पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जो पद्म पुरस्कार है साथियों वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है पद्म भूषण। पद्म भूषण। और तीसरे पे आता है पद्मश्री। पद्मश्री। तो साल 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहां पे पूछा गया था पद्म विभूषण पुरस्कार। साथियों भारत में 4 जो है वो सिविलियन अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं।
जिसमें भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये जो पद्म पुरस्कार हैं, इन पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो भारत रत्न के साथ ही साथियों की गई थी। कब? 1954 में। इनमें से अगर बात करें 1954 में जो है वो ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। इनमें से जो पद्म पुरस्कार हैं, ये पद्म पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या। 25 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो 2023 में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री सहित कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। इस साल भी 2024 में 25 जनवरी को, यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से या राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो है वो साथियों की जाएगी। तो ये भारत में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से शामिल है। पद्म पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, भारत रत्न हर साल दिया जाए इसकी संभावनाएं नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब है वो किसे दिया गया? तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं बाबर आजम को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से जो है वो पुरुष वर्ग में सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? पाकिस्तान के बाबर आजम को। नटालिया सीवर जो है, नटालिया सीवर महिला वर्ग में, नटालिया सीवर जो है ये महिला वर्ग में जो है वो इन्हें महिला वर्ग में जो है इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर इंग्लैंड की नटालिया सीवर को जो है वो दिया गया साथियों। इसके अलावा पुरुष वर्ग में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया गया। इन्हें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया। ओडीआई वनडे में भी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए वो बाबर आजम जो है वो चुने गए। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स है उन्हें दिया गया। और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के सूर्य कुमार यादव। तो आईसीसी की तरफ से 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कार साथियों दिए गए थे, इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कारों में जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया, सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला वर्ग में नटालिया सीवर को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बाबर आजम इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जो है वो दीजिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट जारी करती है? नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी की जाती है, या प्रथम के द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, या यूनिसेफ के द्वारा? तो ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? प्रथम संस्था की तरफ से वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है वो साथियों जारी की जाती है। इस मतलब 2023 में ये रिपोर्ट जो है, 2023 की बात करें तो 2023 में 70वीं रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? 70वीं रिपोर्ट जो है वो जारी की गई प्रथम की, जिसके अनुसार जो नामांकन है उस नामांकन में वृद्धि देखने को मिली, खासकर कहां पर? सरकारी स्कूलों में। कोविड के दौरान सरकारी जो स्कूल हैं, इन सरकारी स्कूलों में कोविड के दौरान नामांकन में जो है वो वृद्धि हुई। हालांकि अभी हालिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के दौरान जो सरकारी स्कूलों में नामांकन में जो वृद्धि हुई थी, एनरोलमेंट में जो वृद्धि हुई थी, उस वृद्धि में अब गिरावट जो है वो देखने को मिली है। यानी कोविड के दौरान बच्चे जो सरकारी स्कूलों में अचानक से बढ़े थे, नामांकन जो बढ़ा था उसको शायद वो जो है वो संभाल नहीं पाए और एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है। हालांकि 70वीं रिपोर्ट जो 2023 में जारी हुई थी, ये रिपोर्ट हर 4 साल से जो है वो जारी की जाती है। इसमें जो है वो 70वीं रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि देखने को मिली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रथम। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है?
किस देश को डीजल की आपूर्ति भारत की तरफ से पाइपलाइन के माध्यम से शुरू की जा रही है? तो ये शुरू की जा रही है बांग्लादेश को। 131.51 किलोमीटर, 131.51 किलोमीटर जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से हाई स्पीड डीजल की सप्लाई जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है। कौन से देश को? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो राजधानी है साथियों वो कौन सी है? ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, और टक्का जो है वो बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश में हाल ही में एक बार फिर से जो है वो चुनाव हुए हैं साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। शेख हसीना जो है वो एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो चुनी गई है। 2024 में बांग्लादेश में जो है वो सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन सभी कयासों को झुटलाते हुए एक बार फिर से जो है वो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना एपीवाई के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया? यानी 2022 में कितने लोग अटल पेंशन योजना से जो है वो जुड़े साथियों? तो 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जो है वो केवल और केवल कौन से साल में जुड़े? 2022 में। अटल पेंशन योजना एपीवाई की बात करें साथियों, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को कहां से की गई थी? कोलकाता पश्चिम बंगाल से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। इस अटल पेंशन योजना की अगर बात करें साथियों, तो इस अटल पेंशन योजना में अब तक 5 करोड़ 97 लाख दिसंबर 2023 तक कुल 5 करोड़ 97 लाख, यानी लगभग जो है वो 6 करोड़ लोग इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। देश के 6 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना में साथियों 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, और इनको न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन की सुविधा जो है वो दी जाती है। इसके लिए आपको न्यूनतम 52 रुपए जो है का प्रीमियम जो है वो जमा करवाना होगा, और 5,000 की पेंशन लेने के लिए आपको 210 रुपए का प्रीमियम जमा करवाना होगा। यानी ये स्टैंडर्ड प्रीमियम जो है वो रेट है। अगर आप 18 साल की उम्र में शामिल होते हैं तो आपको महीने के महीने 52 रुपए जो है वो साथियों 42 रुपए जो है वो जमा करवाने हैं। ये 42 रुपए जो है वो जमा करवाने हैं। अगर आप 42 रुपए महीने के महीने जो है वो जमा करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपए की पेंशन जो है वो दी जाएगी। अगर आप 210 रुपए महीने के महीने जो है वो जमा करवाते हैं तो आपको 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं। तो इस योजना में पैसा जमा करवाने की न्यूनतम समयावधि 20 वर्ष है, तो अधिकतम समयावधि 210 रुपए है। अधिकतम समयावधि जो है वो न्यूनतम समयावधि जो है वो 20 वर्ष है, तो अधिकतम समयावधि इस योजना में 42 वर्ष है। यानी कम से कम आपको 20 साल पैसे जमा करवाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 42 साल तक पैसा जमा करवाना है। साथियों, अटल पेंशन योजना के साथ ही सरकार ने एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी 9 मई 2015 से जो है वो शुरू किया गया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी शुरू की गई थी। ये दोनों योजनाएं जो है वो इंश्योरेंस हैं। इसमें एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो शुरुआत में प्रीमियम 12 रुपए था। इसे 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए जो है वो किया गया। 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर है। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का मुआवजा गंभीर रूप से विकलांगता की स्थिति में मिल जाता है। सुरक्षा बीमा योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसमें अति वरिष्ठ यानी सुपर सीनियर सिटीजन लोग जो है वो शामिल नहीं हो सकते। जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर जो है वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ये नेचुरल डेथ पर भी जो है वो कवर करता है। 1 लाख रुपए का मुआवजा गंभीर रूप से विकलांगता की स्थिति में भी दिया जाएगा। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं। ये नेचुरल डेथ इंश्योरेंस को भी जो है वो कवर करता है जीवन ज्योति बीमा योजना। इन दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम में
एक्ट ऑफ गॉड को भी शामिल किया गया है। यानी प्राकृतिक आपदा में भी अगर किसी का देहांत होता है तो भी इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मिलियन लोग इससे जुड़े, यानी 1 करोड़ लोग 2022 में जुड़े। अब तक दिसंबर 2023 तक 5 करोड़ 97 लाख यानी लगभग 6 करोड़ लोग इस योजना का लाभ जो है वो ले चुके हैं या इससे जुड़ चुके हैं। आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन ऐप, जीईएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों का जो एक समूह है लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक, इन सभी को एक इंडिया स्टैक से इनमें जो आपको किसी भी जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आधार हो, चाहे यूपीआई हो, डिजी लॉकर हो, कोविन प्लेटफॉर्म हो, जीएसटीएन जैसे सभी एप्लीकेशन का डिजिटली समाधान चाहने के लिए आपको अलग अलग पोर्टल पे नहीं जाना होगा, बल्कि आप इंडिया स्टैक पर इन सभी पोर्टल्स का डिजिटल समाधान जो है वो साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इंडिया स्टैक इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया? 2023 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। हर साल जो है वो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो साथियों कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जी किशन रेड्डी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पर्यटन मंत्री हैं। और विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करें साथियों तो वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 27 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल 2023 में जो पर्यटन दिवस मनाया गया वो कहां पर मनाया गया? तेलंगाना में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस साल तक किस वर्ष के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? साथियों ये जो लक्ष्य था ये पहले 2025 तक था हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को 1 वर्ष बढ़ा दिया है, और 1 वर्ष बढ़ाने के बाद में नया जो टारगेट है वो है 31 दिसंबर 2026 तक। 31 दिसंबर 2026 नया टारगेट है। पुराना टारगेट जो था वो 2025 का था, और इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर 2026 के अंत तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का संकल्प जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2025। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है वो क्या है? कोविड-19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनर्वास और पुनर्जीवित करना, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, लोगों ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना। तो 2023 में जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसका जो थीम है वो है लोगों में निवेश करना और शिक्षा को प्राथमिकता देना। प्रतिवर्ष शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को प्रतिवर्ष शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करें साथियों तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी, और शिक्षक दिवस की अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस
जो है वो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कंफ्यूज नहीं होना इनमें सब में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 2023 में इसका थीम था लोगों में निवेश करना और शिक्षा को प्राथमिकता देना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? किस पुलिस स्टेशन, ये जो सम्मान है वो साथियों होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री जो है वो वर्तमान में कौन है? अमित शाह। अमित शाह जो है वो वर्तमान में देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उड़ीसा के गंजम जिला, उड़ीसा के गंजम जिले के अक्सा पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है वो चुना गया है। तो उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को देश में नंबर 1 पुलिस स्टेशन का सम्मान जो है वो दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। देश के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री हैं अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा सीट गुजरात से वर्तमान में सांसद हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वर्ष ऑस्कर के लिए भारत के किस गीत को नॉमिनेट किया गया था? किस गीत को नॉमिनेट किया गया था? और 95वें ऑस्कर पुरस्कार में अभी बताया था कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार में जिस भारतीय गीत को जो है वो नॉमिनेट किया गया था और जिसे ऑस्कर पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है वो कौन सा है? नाथू नाथू। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म RRR के गाने नाथू नाथू को सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में सम्मान जो है वो दिया गया है। इस गाने के जो सिंगर हैं वो है काला भैरव। कौन है? काला भैरव जो हैं वो इस गाने के क्या हैं साथियों? सिंगर हैं। इस गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इस गाने के जो निर्देशक हैं, उस निर्देशक की अगर बात करें साथियों तो वो है MM किरवानी। कौन है? MM किरवानी। MM किरवानी जो है वो नाथू नाथू गाने के क्या हैं? निर्देशक हैं। और फिल्म RRR के निर्देशक का नाम है SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली जो हैं वो फिल्म RRR के क्या हैं? जो है वो डायरेक्टर हैं। और गाने के म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी और उन्हीं के बेटे काला भैरव नाथू नाथू सॉन्ग के जो हैं वो क्या है? प्लेबैक सिंगर है। तो 2023 में 95वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म RRR के गाने नातू नातू को और द एलिफेंट विस्पर्स को पुरस्कार जो है वो मिला। इससे पहले जिस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार में सम्मानित किया गया था साथियों वो थी स्लमडॉग मिलियनेयर। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में गाना था जय हो। उस जय हो गाने के लिए बेस्ट म्यूजिक की कैटेगरी में AR रहमान साहब को पुरस्कार मिला था और गीतकार गुलजार साहब को इस गाने के प्लेबैक सिंगर के इस गाने के लिरिक्स की कैटेगरी में अवार्ड जो है वो दिया गया था। प्लेबैक सिंगर थे सुखविंदर सिंह भी नॉमिनेट थे लेकिन सुखविंदर सिंह को ऑस्कर जो है वो नहीं मिला था। AR रहमान और गुलजार साहब को जय हो गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उससे पहले सत्यजीत रे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला था साथियों उनकी अगर बात करें तो वो है भानु अथैया। भानु अथैया प्रथम भारतीय हैं जिन्हें फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। भानु अथैया के अलावा अगर बात करें प्रथम भारतीय फिल्म जिसे ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था साथियों, नामित किया गया था, वो थी मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म है जिसे ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था और उस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला। देखी होगी मदर इंडिया, अगर नहीं देखी तो जी क्लासिक पर सप्ताह में 5 बार आती है। जैसे सोनी मैक्स पर सूर्यवंशम सप्ताह में 5 बार आती है, वैसे ही जी क्लासिक पर मदर इंडिया जो है वो सप्ताह में 5 बार आती है। वो पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर में जिसे नॉमिनेट किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नातू नातू इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेलों का महासंघ जो है वो बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जो है वो खेलों में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलो किया जाने वाला साथियों
प्लेटफॉर्म बन गया है। इसकी अगर बात करें तो इसको लगभग 92 मिलियन से ज़्यादा अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अगर आईसीसी की बात करें साथियों, तो आईसीसी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1909 में। 1909 में आईसीसी की जो है वो शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? दुबई में है। और इसके वर्तमान आईसीसी के जो चेयरमैन है, आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है रोजर बार्कले। कौन है? रोजर जो है वो, सॉरी, ग्रेग बार्कले जो है वो इसके वर्तमान में क्या है? चेयरमैन आईसीसी के। ग्रेग बार्कले, सॉरी रोजर बार्कले नहीं है, ग्रेग बार्कले। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हैं। ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले जो है वो वर्तमान में क्या है? आईसीसी के चेयरमैन है। अगर बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जिसका दबदबा भी है आईसीसी में, इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो साथियों कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी जो है वो वर्तमान में बीसीसीआई के क्या है? चेयरमैन है। और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। 1909 में शुरू हुआ, दुबई में हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है साथियों आईसीसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आईसीसी, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। इनमें से किस घटना का उद्देश्य ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है? साथियों ओप्पो इंडिया जो है, ओप्पो इंडिया ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, लोगों में जो है वो ऑनलाइन दुनिया में जागरूकता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से साइबर संगिनी के नाम से, साइबर संगिनी के नाम से जो है वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर होगा साइबर संगिनी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। संसद में प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अनुच्छेद 112 द्वारा अनिवार्य है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है वो किया गया है। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देना होगा, जिसमें बजट का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार के लिए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष में पूर्व अनुमानित आय यानी प्री प्रिडिक्शन इनकम और प्री प्रिडिक्शन एक्सपेंडिचर से इसका अर्थ है, यानी आने वाले साल में सरकार को कितना पैसा मिलेगा और सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो साथियों बताना होता है। तो बजट आने वाला है 2024-25 का बजट जो है वो आने वाला है। केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो 1 फरवरी 2024 को 2024-25 का जो है वो साथियों बजट प्रस्तुत करेंगी। ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला 5वां बजट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट अभिभाषण से 31 जनवरी 2024 को 2024-25 का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। ये द्रौपदी मुर्मू का दूसरा बजट अभिभाषण होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस कार्यकाल का यानी वर्तमान एनडीए सरकार के इस दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होने वाला है साथियों, जो कि पूर्ण बजट नहीं होगा। ये जो बजट पेश किया जाएगा ये अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट विशेष परिस्थितियों में पेश किया जाता है, जैसे चुनाव के समय, सीमा पर युद्ध की स्थिति में या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में। इस प्रकार के बजट में पूर्व अनुमानित आय का उल्लेख न करके केवल पूर्व अनुमानित व्यय का उल्लेख किया जाता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताने हैं आपको, केवल एक्सपेंडिचर्स बताने हैं। तो इस तरह के बजट में सरकार बड़ी और लुभावनी घोषणाएं अंतरिम बजट में करती है। तो ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस टेन्योर का ये लास्ट बजट जो है वो होगा। चुनावों के बाद में सरकार नया बजट फिर से प्रस्तुत करेगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कब खोला गया था? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अगर बात करें तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2019 को किया था। 25 फरवरी 2019 को देश का पहला नेशनल वॉर म्यूजियम, देश का
पहला नेशनल वॉर म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन किया था। ये कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में जो है वो साथियों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नेशनल वॉर म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इसमें से जिस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन जो है वो साथियों दिया गया है, वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन जो है वो दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में जो है वो साथियों रेल मंत्री है। आंध्र प्रदेश जो है वो पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना जो है वो इससे अलग हुआ था, और विशाखापट्टनम भी इसकी एक प्रस्तावित राजधानी में से है। वैसे 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद जो है वो रहेगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनेगी वो कौन सी बनेगी? अमरावती। इस साल जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी मिल जाएगी और वो अमरावती जो है वो होगी। अब अमरावती होगी या दूसरी राजधानी होगी, क्योंकि अमरावती जो है वो पहले राजधानी बनाने का प्रसार जो है वो चंद्रबाबू नायडू, जिस समय टीडीपी की सरकार थी, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। बाद में वहां पे सरकार बन गई वाईएसआर प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की, और जगनमोहन रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल जो है वो शामिल है। अब कौन सी राजधानी बनेगी? हालांकि वो प्रस्ताव बाद में विधानसभा में वापस ले लिया गया था, लेकिन कौन सी राजधानी होगी ये डिपेंड करेगा चुनाव में। चुनाव लोकसभा के साथ ही है आंध्र प्रदेश में, किसकी सरकार बनती है आंध्र प्रदेश विधानसभा में, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी या विशाखापट्टनम, या तीनों राजधानी बनेंगी, करनूल आंध्र प्रदेश की, अमरावती, करनूल और विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए, भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्रता दिवस मनाया। पहली बार महिलाएं निम्नलिखित में से किस टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? किस टुकड़ी ने जो है वो सबसे पहले हिस्सा लिया था? तो ये है बीएसएफ का ऊंट दस्ता। बीएसएफ का ऊंट दस्ता जो है वो साथियों पहली बार जो है वो इसमें शामिल हुआ था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल जो हैं वो बीएसएफ के वर्तमान में, नितिन अग्रवाल जो हैं ये वर्तमान में बीएसएफ के क्या हैं साथियों? महानिदेशक हैं। 1 दिसंबर 1956 1 दिसंबर 1956 को बीएसएफ की स्थापना जो है वो की गई थी, और 1 दिसंबर 1965 को जो है वो बीएसएफ की स्थापना जो है वो की गई थी, और इसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो कौन है? नितिन अग्रवाल जो है वो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीएसएफ इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहां पर आयोजित जो है वो किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था? मध्य प्रदेश में। कहां पर किया गया था? मध्य प्रदेश में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, ये 2022 का एडिशन था जो 2023 में जो है वो आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जो है वो साथियों 2018 में जो है वो हुई थी। 18 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद में दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है साथियों वो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो गुवाहाटी असम में जो है वो आयोजित किया गया था। इसके बाद में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो पंचकुला हरियाणा में जो है वो आयोजित किया गया था, ये असम में था। ये महाराष्ट्र में जो है वो था, ये पंचकुला हरियाणा में था। और पांचवा जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो मध्य प्रदेश में था 2023 में। और 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है साथियों 2024 में इसका छठा संस्करण होगा। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। कहां पर आयोजित हो रहा है? तमिलनाडु में जो है वो छठा, तमिलनाडु में जो है वो छठा या 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश 2023।
अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत ने सालाना 12 चित्तों को पेश करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? साउथ अफ्रीका के साथ। पहले नामीबिया से भी जो है वो चित्ते भारत ने आयात किए थे, और ये चित्ते जो हैं वो कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है वो इनको स्थापित जो है वो किया गया है। चीता संरक्षण अभियान के तहत जो है वो भारत में चीतों को पुनर्संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक मुहिम शुरू की है। वैसे 2023 में भारत सरकार ने चीता के साथ साथ बिल्ली की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इन बिल्ली की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो साथियों लॉन्च किया था। कौन सा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था, और इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से सरकार बिल्ली की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उन विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित करने का काम करेगी। वैसे भी भारत में जब तक इनकी संख्या 100 नहीं हो जाएगी तब तक सरकार इनको आयात करेगी, और भारत ने करके दिखाया है साथियों। हमने टाइगर को संरक्षित करने का काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कहाँ पर है? भारत में है, और मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? साउथ अफ्रीका इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? नोवाक जोकोविच ने। 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जो है वो जीता। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता थे, और स्टेफनोस सित्सिपास जो है साथियों ये इसके क्या थे? उपविजेता थे। टेनिस के जो है वो हर साल 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन जो है वो शामिल है। जिसमें साल का पहला इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसका आयोजन जनवरी महीने में किया जाता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब चल भी रहा है साथियों। साल का दूसरा इवेंट जो होगा वो फ्रेंच ओपन जो है वो होगा। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो सरफेस होती है वो हार्ड सरफेस होती है, इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? हार्ड सरफेस जो है वो होता है, हार्ड कोर्ट जो है वो होता है। वैसे ही जो फ्रेंच ओपन साल का दूसरा इवेंट है, इस दूसरे इवेंट की जो सरफेस होती है वो रेड क्ले कोर्ट होता है। साल का तीसरा इवेंट जो है वो साथियों विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन का आयोजन लंदन इंग्लैंड में होता है, और इसकी जो सरफेस होती है वो ग्रीन ग्रास सरफेस होती है। और साल का लास्ट इवेंट जो होता है उसकी अगर बात करें तो वो यूएस ओपन होता है, सितंबर में उसका आयोजन होता है, और उसका आयोजन जो यूएस ओपन है उसका न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजन होता है, उसकी सरफेस भी हार्ड सरफेस होती है। सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरुष वर्ग की अगर बात करें साथियों तो वो विजेता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीते हैं। उनका एक रिकॉर्ड जो है वो है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग में जो है वो मार्गरेट कोर्ट महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। पुरुष वर्ग में पहले नंबर पर नोवाक जोकोविच हैं, तो दूसरे नंबर पर राफेल नडाल हैं, और तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर हैं। महिला वर्ग में जो है वो मार्गरेट कोर्ट ने सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। दूसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स जो है वो आती हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच। कौन से देश के हैं नोवाक जोकोविच? सर्बिया के। कौन से देश के हैं? सर्बिया के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के मुगल उद्यान का नाम जो है वो क्या कर दिया गया था? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था, उस मुगल गार्डन का नाम जो है वो क्या कर दिया है? अमृत उद्यान जो है उसका नाम जो है वो कर दिया है। सरकार गुलामी के प्रतीकों को जो है वो समाप्त कर रही है, और इस अमृत काल में सरकार ने अमृत उद्यान जो है वो राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन था उसका नाम जो है वो बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो साथियों आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हमने डिस्कशन किया करंट अफेयर 2023 के जो है वो रिवीजन सेशन पे। उम्मीद है आज का ये करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आपको पसंद आया। अगर ये सेशन आपको पसंद आया और ऐसे ही सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने वाइब्रेंट का ये यूट्यूब चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें कोचिंग का, ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन उस चैनल पर मिलते रहें। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए करंट अफेयर के सेशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।